हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात करेंगे माइटोसिस की। और इसके पहले हमने आपको बताया था कि यम फेज में जो हमारा माइटोसिस होता है, माइटोसिस हमारा 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, माइटोसिस हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला हमने आपको बताया था कैरियोकाइनेसिस, दूसरा बताया था साइटोकाइनेसिस। ठीक है, पहला बताया था कैरियोकाइनेसिस, पहला हमने आपको बताया था कैरियोकाइनेसिस और दूसरा हमने आपको बताया था साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस थोड़ा इनको समझते हैं इनमें क्या होता है। तो पहली चीज़ आप ये समझिए, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है इसमें हम डीएनए, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं। जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए या न्यूक्लियस को हम डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं। और जो हमारा साइटोकाइनेसिस होता है, इसमें हमारे जितने भी साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस मतलब हमारा जो होता है, इसको हम इसमें हम क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में डिवाइड करते हैं। थोड़ा ऐसे समझिए आप कि एक हम सेल साइकिल पहले ड्रा करते हैं, तब आप समझ पाएंगे शायद सेल साइकिल। हमने ये देखिए सेल साइकिल ड्रा की, जी हमने सेल साइकिल ड्रा की और इसमें देखिए जी हमने आपको सेल साइकिल जब सिखाया था तो बताया था ये G1 होता है, यस होता है, ये G2 होता है। ठीक, यहाँ पे हमारा G0 भी होता है जिसको हम क्यूसेंट फेज कहते हैं। ठीक, एक चीज़ हमने बताया था कि जो हमारा रियल में चेंज होता है, जो वास्तव में रियल में पूरी सेल साइकिल में चेंज होता है, वो तो 2 जगहों पे होता है। पहला कहाँ होता है, पहला होता है हमारा सिंथेसिस, जहाँ हर चीज़ हमारी क्या होती है, डबल होती है। दूसरा क्या होता है, माइटोसिस, जहाँ हमें हमारे रियल में डिवीजन होता है। ठीक है, यम फेज। सिंथेसिस में हमने बताया था कि हर चीज़ क्या होती है, हमारी डबल होती है। ठीक है, हर चीज़ हमारी यहाँ पे क्या होगी, जो भी होगी वो डबल होगी। हमने आपको ट्रिक बताया था, गंगा गाँव गया शादी की तैयारी घूम घूम के हुई। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसमें हमने बताया था कि जो हमारा यम फेज होता है, यह हर चीज़ का डिवीजन होता है। ठीक है, तो डिवीजन क्या होगा, जैसे ही हमारी जो सेल है, ये हमारी जो सेल है, इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर देखिए हमारा डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल भरा है। ठीक है, क्रोमैटिन जो भी है। अब ये देखिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे, इस चीज़ को जो हम ब्रेक करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको, तो सिर्फ न्यूक्लियस को डिवाइड करने से थोड़ी सेल का डिवीजन होगा, हमें इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा ना, इसको। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो आज की कहानी में जो हम देखेंगे वो हम न्यूक्लियस के डिवीजन को देखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस को हम डिवाइड कर दें तो हमने बताया साइटोप्लाज्म की स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। और जो हमारा न्यूक्लियस, जो हमारा डीएनए जो हम जहाँ ब्रेक करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो आज हम बात करेंगे माइटोसिस के फर्स्ट पार्ट की, कैरियोकाइनेसिस की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैरियोकाइनेसिस। पहली चीज़ आप ये जानिए कि कैरियोकाइनेसिस जो हमारा होता है, इसके 4 फेज होते हैं। हालांकि फेज वेज कुछ नहीं होते, हम हर चेंज के बेस पे इसको, कोई इसकी कट लाइन नहीं होती। ठीक है, इसकी कोई क्लियर कट लाइन नहीं होती जिससे कि हमें डिफाइन कर पाए कि यहाँ से यहाँ तक ये है। बट चेंजेस के थ्रू, चेंजेस के आधार पे हम इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं कि क्या है, कैसे है। ठीक है, क्या है कि कैसे है। तो कैरियोकाइनेसिस हमारा जो होता है 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, 4 फेजेस जो हमारा होते हैं वो होते हैं प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक, और टीलोफेज। इसको हमने आपको याद करने का ट्रिक बताया था, या तो आप पीमैट से याद करिए या पीनामत, पीनामत, आपको जो भी अच्छा लगे उससे आप उसने इसको याद किया। ठीक है, हमने आपको बताया जो हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है, इसको हम 4 फेजेस में पढ़ते हैं। ठीक है, हमने बताया कि माइटोसिस 2 पार्ट में होता है, जिसमें हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ने जा रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस में हमारा क्या होता है, डीएनए न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ठीक है, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। अब हम बात करें कि कैरियोकाइनेसिस 4 अलग अलग फेजेस में कंप्लीट होता है। ठीक है, पहली फेज होती है प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज। ठीक है, पीमैट हमने, या पीनामट जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा, इसमें ये जो हमारा प्रोफेज होता है, ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, और जो हमारा एनाफेज होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, या शॉर्टेस्ट होता है। ठीक, ये हमारा सबसे शॉर्टेस्ट होता है। ठीक, तो 2 चीज़ें आप समझ गए कि जो हमारा प्रोफेज होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो हमारा एनाफेज होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, इस प्रोफेज, चारों फेजेस में सबसे बड़ी फेज होती है वो क्या होती है, प्रोफेज होती है, और जो सबसे छोटी फेज होती है वो हमारी क्या होती है, एनाफेज होती है। ठीक, अब साहब थोड़ा सा इस चीज़ को, डिवीजन को समझने से पहले 2 चीज़ आप प्रीवियसली बेसिक्स जान लीजिए। ठीक है, ये जो हम आपको माइटोसिस में ये कैरियोकाइनेसिस पढ़ा रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसको हम जो आपको सिखाएंगे, इसको सीखने से पहले आपको हम दो बेसिक बातें बताएंगे। ठीक है, वो 2 बेसिक बातें थोड़ा देख लीजिए आप इधर। ठीक, वो 2 बेसिक बातें थोड़ा इधर, ऐसे नहीं, इसको साहब हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। हाँ, वो 2 बेसिक बातें साहब ऐसी है कि बार बार वो शब्द आएंगे तो थोड़ा सा आप जो है कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए पहले उसके बेसिक को जान ले, तब हम बात करेंगे। ठीक है,
साहब जो पहला शब्द होगा वो होगा एस्टर, एस्टर, ठीक है। पहला शब्द जो हमारा होगा वो एस्टर। थोड़ा एस्टर को देख लेते हैं, एस्टर हमारा क्या होता है, ठीक है। जब हमने आपको सेल साइकिल ड्रा की थी, यहाँ पे देखिए जी, तो ये हमारा जो ये छोटी सेल साइकिल है, थोड़ा देख लीजिए इसमें। यहाँ पे हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल भरा है, और यहाँ पे देखिए साहब क्या होता था, कुछ ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर होते थे, ठीक है, ऐसे। तो इनको हम क्या साहब क्या कहते थे, इनको हम कहते थे सेंट्रियोल। आपको याद होगा, इसको हम क्या कहते थे, सेंट्रियोल, ठीक। इस समझ में आ गई इस बात, इसको हम क्या कहते थे, सेंट्रियोल। तो सारी कहानी साहब समझ गया ना कि साइटोप्लाज्म हमारा क्या है, सेंट्रियोल है। तो सारी कहानी समझ लीजिए कहाँ से है। तो ये जो साहब सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल, ये जो सेंट्रियोल है हमारा, ये साहब आगे चल के जो है सेंट्रोसोम में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, सेंट्रोसोम में, सेंट्रोसोम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट होता है, सेंट्रोसोम में। किस में कन्वर्ट होता है, सेंट्रोसोम में, ठीक है। और यही आगे चल के जो है एस्टर बन जाता है, ठीक, एस्टर बन जाता है। एस्टर ये तब बनता है जब इसके अराउंड में माइक्रोट्यूबुल प्रोटीन, ठीक है, इसके पूरे अराउंड में माइक्रोट्यूबुल प्रोटीन, चारों तरफ इसके क्या होती है, माइक्रोट्यूबुल प्रोटीन होती है। अब थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं आपको क्या है, ठीक है। देखिए ये स्ट्रक्चर जब सिर्फ ऐसे था, ठीक, ऐसे, इसको हमने क्या बोला, सेंट्रियोल। ये स्ट्रक्चर जब ऐसे हुआ साहब, मतलब कि जब दो सेंट्रियोल हो तो इसको हमने क्या नाम दिया, सेंट्रोसोम। जब एक सिंगल था तो हमने क्या बोला, सेंट्रियोल। दो हुए तो हमने क्या बोला, सेंट्रोसोम। और जब दो सेंट्रोसोम के चारों तरफ, जब इस दोनों सेंट्रोसोम के चारों तरफ ऐसे जो है, ऐसे 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 करके, ठीक है, माइक्रोट्यूबुल जब प्रोटीन ऐसे इसके चारों तरफ घेर लेती है इसको, तो इसको हम क्या नाम देते हैं साहब, एस्टर। इसको हम क्या नाम देते हैं, एस्टर। इसको हम क्या नाम देते हैं, एस्टर, ठीक है। जब सिंगल सेंट्रियोल, दो सेंट्रोसोम, और जब इसके चारों तरफ माइक्रोट्यूबुल प्रोटीन इसको घेर लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्टर। अब साहब एस्टर समझ में आ गई, एस्टर क्या होता है। आपको एस्टर की कहानी समझ में आई, एस्टर क्या होता है। एस्टर क्या होता है, पहले हमारा सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है, हमारा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एंड सेंट्रियोल हमारा क्या होता है, एक सिंगल होता है, इसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। डबल होता है, सेंट्रोसोम कहते हैं। और जब सेंट्रोसोम के दो चारों तरफ, सेंट्रोसोम के चारों तरफ, ठीक है, जब सेंट्रोसोम के चारों तरफ माइक्रोट्यूबुल फाइबर प्रोटीन पाया जाता है, माइक्रोट्यूबुल प्रोटीन पाया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं, ठीक। सेंट्रियोल सिंगल, डबल सेंट्रोसोम, और जब माइक्रोट्यूबुल फाइबर पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। एस्टर समझ में आ गया साहब। अब देखिए क्या होता है, एस्टर एक चीज़ बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर। एस्टर एक चीज़ बनाता है, जिस एस्टर से क्या बनता है, एस्टर से किसका फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर का, ठीक है, स्पिंडल फाइबर का। एस्टर से साहब क्या का फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर का। स्पिंडल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आगे की सारी कहानी स्पिंडल फाइबर पे रिलेट है, ठीक। तो स्पिंडल फाइबर आप समझ गए कैसे बनता है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, एस्टर से होता है। एस्टर कैसे बनता है, सेंट्रियोल से सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूबुल फाइबर मिलकर क्या उसके चारों तरफ गिरती है, उसको क्या कहते हैं, एस्टर। एस्टर से क्या किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर से फॉर्मेशन होता है किसका, एस्टर से किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर से फॉर्मेशन होता है किसका, स्पिंडल फाइबर का। एस्टर से फॉर्मेशन होता है स्पिंडल फाइबर का, ठीक। तो एस्टर की कहानी आपको समझ में आई। एस्टर सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम से एस्टर। एस्टर तब बनता है जब सेंट्रोसोम के चारों तरफ माइक्रोट्यूबुल फाइबर घूमती रहती है, ठीक है, उसको क्या बनता है, एस्टर। और एस्टर से हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर से हमारा फॉर्मेशन होता है स्पिंडल फाइबर का, ठीक है। एस्टर से फॉर्मेशन होता है स्पिंडल फाइबर का। अब साहब दूसरा नाम, इस चीज़ को हम आपको पहले बता चुके हैं लेकिन बार हम फिर से आपको बता रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो साहब है वो क्रोमोजोम। बड़ी छोटी बात है, इसको बार बार हमें आपको सिखाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हर जगह शायद आपने उस लेक्चर को ना अटेंड किया हो, तो इसलिए आप यहाँ देख लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आपको वो ना देखें फिर भी आपको ये चीज़ समझ में आए, ठीक है। हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि आपको ऐसा कुछ भी नया ना लगे किसी भी क्लास में, ठीक है। अब साहब बात करते हैं क्रोमोजोम पे, ठीक है, बात करते हैं क्रोमोजोम पे, क्रोमोजोम पे, ठीक। साहब क्रोमोजोम क्या होता है, थोड़ा सा सेल साइकिल फिर से ड्रा करते हैं। ये सेल साइकिल में साहब क्या होता है, ये हमारे जो न्यूक्लियस भरा होता है साहब, न्यूक्लियस, सॉरी हाँ, ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर देखिए ऐसे कुछ, ये इसको हम कहते हैं क्रोमोटीन, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया साहब। पहला शब्द क्या है? क्रोमैटिन। दूसरा शब्द आपको मिलेगा क्रोमैटिड। तो क्रोमैटिड और क्रोमैटिन में कंफ्यूज मत होइएगा। क्रोमैटिन क्या होता है? जो हमारे सेल में डिवीजन से पहले, ठीक है, जो हमारे सेल में डिवीजन से पहले बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल ऐसे घुमा फिरा के भरा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात। अब साहब देखिए, यही आगे चल के क्या होता है, जब सेल हमारी डिवाइड होती है तो ये न्यूक्लियस में, देखिए ये न्यूक्लियस होता है हमारा, इस न्यूक्लियस में साहब ये कुछ ऐसा शेप बन जाता है, ये कुछ ऐसा शेप बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। सब आप इस चीज़ को समझ गए कि नहीं? हम बड़े बड़े आसानी समझा आपको कि हमारा क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमोसोम में। क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमोसोम में। हमारा जो क्रोमैटिन बहुत ज़्यादा घेरे से एक समझ लीजिए कि बहुत सारे ऊन के बंडल होते हैं, वो जेनेटिक मटेरियल जो हमारा होता है ऐसे इसमें भरा होता है, ठीक है। बट जब सेल डिवाइड होती है तो किस में टूट जाता है? क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम समझ गए, जो एक्स टाइप का आपको ऐसे एक्स शेप पे स्ट्रक्चर दिखता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। हमने यहाँ पे साहब बनाया क्या? क्रोमोसोम। ठीक, समझ गए ना? क्रोमैटिन से किसका फॉर्मेशन होता है? क्रोमोसोम का। ठीक है, क्रोमैटिड और क्रोमैटिन में कंफ्यूज मत होइएगा साहब। हमने अभी आपको क्रोमैटिन बताया, अब हम आपको क्या बताएंगे? क्रोमैटिड बताएंगे। ठीक है, तो क्रोमैटिन समझ गए आप, अब क्रोमैटिड की बात बताएंगे। तो साहब हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे देखिए, ये हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, ठीक, ये हमने एक्स टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है साहब, ठीक साहब। साहब इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? क्रोमोसोम। क्या बोला? क्रोमोसोम। ठीक साहब, इसमें देखिए इसे दो अलग अलग जो है, दो अलग अलग क्या दिख रहा है आपको? ऐसे ऐसे इधर एक साइड, इधर ऐसा दिख रहा है। इसमें ऐसा लग रहा है कि इसको दो अलग अलग पार्ट में, ठीक है, ये जो साहब दो अलग अलग पार्ट में दिख रहा है ऐसे, ये चीज़ इसको हम कहते हैं साहब क्रोमैटिड। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। अब साहब देखिए, जो बीच में हमारा जो ब्लैक ब्लैक हमने बना रखा है साहब, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं साहब? कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं साहब? सेंट्रोमेयर। साहब देखिए, इसके हम ये सेंट्रोमेयर के दोनों तरफ साहब जो प्रोटीन हमारा है, ये देखिए साहब, जो हमारा प्रोटीन है, इसको हम साहब कहते हैं, इसको कहते हैं काइनेटोकोर। साहब क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। साहब समझ में आ रहा है क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। इसके बाद साहब देखिए, आप काइनेटोकोर कहते हैं, समझ में साहब आ गई इस बात को। अब देखिए साहब, ये जो क्रोमैटिड है साहब, क्रोमैटिड हमने बताया कि एक क्रोमोसोम में टोटल दो ही क्रोमैटिड बनते हैं। ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितने टुकड़ों में करेंगे? दो ही टुकड़ों में तो करेंगे, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो टोटल क्रोमैटिड हो गया। बट साहब ये जो चार ऐसे दिख रहा है कि जैसे आप फ्लावर देखिए, कोई फ्लावर होता है तो उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे देखा कभी आपने? ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो बनता है साहब, तो इसमें देखिए ऐसा लगता है कि चार अलग अलग चीज़ें जोड़ी गई हैं। ठीक है, इसको कहते हैं आर्म, या तो फिर ठीक है आर्म जोड़ी, पत्तियाँ हैं। ठीक है, तो साहब ये कुछ ऐसे देखिए, इसमें ऐसा लग रहा है कि चार अलग अलग चीज़ें लाके यहाँ पे ऐड कर दी गई। ठीक है, तो साहब इसको हम क्या कहते हैं साहब? इसको कहते हैं आर्म। क्या कहते हैं साहब? आर्म। क्या कहते हैं साहब? आर्म। तो पहली चीज़ साहब थोड़ा गिनती कर लेते हैं इसमें, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है। ठीक है, कन्फ्यूजन कुछ नहीं, कन्फ्यूजन तब है जब उन्हें आप इससे सीखा नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा आपको बड़े अच्छे सिखा रहे हैं साहब, समझिए। एक जो क्रोमोसोम होता है साहब, उसमें दो चीज़ें सेम होती हैं। क्रोमोसोम एक होता है तो उसमें एक चीज़ एक ही होती है, उसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। ठीक, इसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। ठीक, देखिए साहब, हम पूरी कहानी बड़ी डिटेल में लिख रहे हैं। हम यहाँ पर टोटल एक क्रोमोसोम का डिटेल लिख रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम 1। ठीक, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं पहली चीज़ सेंट्रोमेयर की, सेंट्रोमेयर की। दूसरी हम बात साहब कर रहे हैं क्रोमैटिड की, क्रोमैटिड की। ठीक, तीसरी साहब हम बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हो, बात कर रहे हैं काइनेटोकोर की, काइनेटोकोर की, कोर की। चौथी साहब जो हम बात कर रहे हैं आर्म की। ठीक साहब, एक चीज़ देखते जाइए, हमारा जो क्रोमोसोम है वो कितना बना है यहाँ पे? आपको कितनी दिख रहा है बताइए? एक्स शेप के स्ट्रक्चर है, आपको कितने दिख रहे हैं? एक दिख रहा है। ठीक, ये साहब ये जो ब्लैक वाला चीज़ बनाई है सेंट्रोमेयर, जिसका हमने नाम रखा है, ये कितना दिख रहा है साहब आपको? साहब कितना दिख रहा है आपको? एक दिख रहा है साहब। ये जो क्रोमैटिड है साहब, ये जो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था साहब, बोला था ना ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर, ये साहब कितना दिख रहा है आपको? टोटल देखिए, थोड़ा कट करिए, कितना दिख रहा है साहब? दो दिख रहा है ना साहब? तो उसको हम क्या कहते हैं साहब? क्रोमैटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। कितना दिखा? दो साहब। क्रोमैटिन क्रोमैटिड आ गया ना,
क्रोमेटिन किस में था? वो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था, जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर भरा था, जो सेल डिवीजन होने से पहले जो भरा था, उसको हम क्या कहते थे? क्रोमेटिन। ये जो हमारी ये क्रोमोसोम होती है, क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिन और क्रोमेटिड का मतलब समझा? क्रोमेटिन, क्रोमेटिड। टिन मतलब इन मतलब क्या होता है? समझिए, इन से क्रोमेटिन मतलब क्रोमेटिन, टिन, इन मतलब इन न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ऐसे आप ऐसे याद करिएगा। क्रोमेटिन मतलब सेल के अंदर, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर, मतलब वो जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए भरा होता है। ठीक है, और इड मतलब क्रोमेटिड मतलब जो बाहर होता है। ठीक है, तो इन सब आप इसको थोड़ा रिलेट करिएगा। ठीक है, तो क्रोमेटिन साहब वो क्या होता है? वो न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। बट क्रोमोजोम के जो 2 अलग अलग होते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, तो साहब कितना क्रोमेटिड है? 2। अब साहब एक चीज़ देखिए आप, किसमें ये देखिए जो ब्लैक कलर है इसके दोनों तरफ साहब देखो ग्रीन ग्रीन हमने भरा है कुछ, इसको हम कहते हैं प्रोटीन। इसको क्या नाम दिया सामने? इसको नाम दिया काइनेटोकोर। तो ये बताइए इसके दोनों तरफ कितने काइनेटोकोर है? इसके दोनों तरफ कितने काइनेटोकोर है? 2 काइनेटोकोर। कितने हैं? 2। साहब कितने हैं? 2। अब साहब एक चीज़ देखिए, इसके पंख कितने टोटल गिन लीजिए थोड़ा। तो 1 2 3 4 कितने साहब? 4। इधर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 कितने हैं साहब? 4। तो इसके पंख कितने साहब? 4। तो थोड़ा इधर देख लीजिए साहब, इसमें क्रोमोसोम टोटल कितना है? X 1। सेंट्रोमेर कितना? 1। क्रोमेटिड 2। काइनेटोकोर 2। आर्म 4। रेशियो साहब थोड़ा ऐसा समझ लीजिए, 1 1 2 2 4। इसको हमने लिख दिया। ये हालांकि आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको जानना जरूरी है। ठीक है, हमने पहले बताया। तो साहब आप क्रोमोसोम समझ गए होगे ना क्या होता है? बड़े सा तरीके से बताया साहब। एक्स टाइप का जो क्रोमोसोम होता है, हमारा जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन से हमारा क्या बनता है साहब? क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम से हमारा एक्स टाइप का शेप का स्ट्रक्चर होता है। एक्स शेप का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको 2 तरह अलग अलग तरीके से इसको हम 2 पार्ट में करते हैं। इसको क्या कहते हैं साहब? क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। ये दोनों जहाँ जुड़े होते हैं साहब, इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है, सेंट्रोमेयर के साहब दोनों तरफ क्या होता है? कुछ प्रोटीन भरा होता है। इसको देखिए हमने ग्रीन से फिल किया, इसको हम क्या कहते हैं साहब? काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं साहब। उसके बाद बताया कि ये जो हमारा ये कुछ ऐसा लग रहा है कि 4 अलग अलग चीज़ें ला के ऐड कर दी गई। ठीक है साहब, ऐसा लग रहा है ना? तो इसको साहब हम क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। तो टोटल आर्म साहब कितनी है? 4 है। ठीक है, वही चीज़ हमने लिखा। क्रोमोसोम कितना? 1 है साहब। क्रोमेटिड सेंट्रोमेयर साहब कितना? 1 है। क्रोमेटिड कितना है? 2 है। काइनेटोकोर कितना है? 2 है। और आर्म कितनी है? 4 है साहब। ठीक, तो आप समझ गए ना साहब, एस्टर और क्रोमोसोम दोनों चीज़ें। ठीक, अब साहब मेन चीज़ पे आते हैं, जो हमारा डिवीज़न है। ठीक साहब, अब मेन चीज़ पे आते हैं साहब, जो हमारा मेन डिवीज़न है। ठीक, अब मेन चीज़ की हम बात करेंगे साहब, जो हमारा डिवीज़न है। ठीक, जिसमें हम 4 अलग अलग फेजेस की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम 4 अलग अलग फेजेस की बात करेंगे। तो अब आपको साहब ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना हमें कि एस्टर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर कैसे बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहीं समझ गए ना साहब। अब थोड़ा हमें आपको सिखाने में और आपको सीखने दोनों में आसानी हो जाएगी बहुत। अब कुछ कहानी नहीं है साहब, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। सारी कहानी आप समझ गए हैं साहब, खुद ही समझ गए। हमें कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं साहब, आप सारी कहानी आप खुद से ही समझ गए। आप इतनी आसानी से देखिए, आप हर चीज़ को याद कर लेंगे साहब, हमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हर चीज़ खुद से समझ जाएंगे। ठीक, क्या होगा साहब? आप खुद से समझ जाएंगे हर चीज़। इसको भी हटा दें साहब, क्योंकि थोड़ा जगह की कमी है ना अपने पास। एक्चुअली क्या बोर्ड आज पता नहीं कैसा रिएक्शन कर रहा है। ठीक है साहब, अब साहब हम क्या पढ़ रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्या पढ़ रहे हैं साहब? कैरियोकाइनेसिस। अच्छा हाँ, एक चीज़ नहीं बताई आपको मैं, जब ये हमारा क्रोमोसोम होता है साहब, तो इस क्रोमोसोम में ऐसा होता है ना कभी कभी कि इसमें अलग अलग टाइप के थोड़ा सा शेप होते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के थोड़ा शेप होते हैं, नहीं बताया हमने आपको, थोड़ा देख लीजिए। तो एक पहला शेप ये होता है जब सेंट्रोमेयर बीच में हो। दूसरा शेप साहब ये होता है हमारा जब सेंट्रोमेयर थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। ठीक है, तीसरा शेप साहब हमारा ये होता है जब सेंट्रोमेयर साहब थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर हो। और एक चौथा होता है साहब जब सेंट्रोमेयर एकदम से ऊपर हो। ठीक है, एकदम ऊपर हो, एकदम ऊपर हो। ठीक है साहब, तो इन साहब को थोड़ा देख लीजिए साहब क्या क्या कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना आप क्या कह रहे हैं हम? ये जो हमारा सेंट्रोमेयर होता था बीच वाला, ये जब एकदम बीचों बीच हो, उसको हम क्या कहते हैं साहब? इसको हम क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक। क्या कहते हैं साहब? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक। इसको हम क्या कहते हैं साहब? सब मेटासेंट्रिक। क्या कहते हैं साहब? सब मेटासेंट्रिक। क्या कहते हैं साहब? सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक सेंट्रिक। इसको साहब क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक। और इसको साहब क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक। क्या कहते हैं साहब? टीलोसेंट्रिक।
ये सब बहुत बेसिक सी बात है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये तो कहीं पूछा भी नहीं जाना, आपको जानना जरूरी है, ठीक है। जो हमारा क्रोमोजोम होता है साहब, जब सेंट्रोमेयर हमारा बीचों बीच हो, इसको हम क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक। जब सेंट्रोमेयर थोड़ा ऊपर चला जाए, थोड़ा ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक। जब क्रोमोजोम ज़्यादा ही ऊपर चला है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक। जब क्रोमोजोम एकदम से ही कॉर्नर पे हो, एकदम से ही कॉर्नर पे हो, एकदम कॉर्नर पे, उसको हम क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक। अब साहब थोड़ा देख लीजिए आप, अगर ये बताइए इसको ऐसे देखिए, ऐसे अगर इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, ऐसे। तो ये दोनों पार्ट क्या है साहब, बराबर है ना, दोनों पार्ट क्या है, बराबर है। एक पार्ट ऐसे निकल जाएगा, एक पार्ट ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अगर साहब इस वाले को देखिए आप, इस वाले में अगर हम एक पार्ट को ऐसे देखेंगे, ऐसे करेंगे, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा साहब, ठीक है। इस पार्ट को देखिए साहब, ये जो हमारा ऐसे है, देखिए ये, हाँ ये, इसको देखिए कि अगर इसको हम जो है ऐसे करेंगे, तो ये देखिए कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे, ठीक है। और ये देखिए साहब, ये वाला जो हमारा है, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लीजिए साहब, इसको क्या क्या हम कहते हैं। इसको साहब हम कहते हैं इन्वर्टेड वी, ठीक है। इसको हम कहते हैं साहब इन्वर्टेड एल, ठीक है, इन्वर्टेड एल, इन्वर्टेड एल। इसको साहब हम कहते हैं इन्वर्टेड जे, और इसको साहब हम कहते हैं इन्वर्टेड आई, ठीक है। ये कहीं पूछा नहीं जाना था, हमने आपको बेसिक सी नॉलेज दे दी, ठीक है। ये जो हमारा क्रोमोजोम होता है और जो हमारा सेंट्रोमेयर होता है, ठीक है, सारी कहानी समझ गया। क्रोमोजोम जब बीचों बीच हो, सेंट्रोमेयर जब बीचों बीच हो, तो क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक। किस शेप में होता है, इन्वर्टेड वी शेप में होता है। जब ये सेंट्रोमेयर हमारा क्या हो, बीच से थोड़ा ऊपर, उसको क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक। वो किस शेप में होता है, एल शेप में होता है, इन्वर्टेड एल शेप में होता है। जब ज़्यादा ही ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक। वो क्या होता है, इन्वर्टेड जे शेप में होता है। जब ये एकदम ही से ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड आई, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक, ठीक। तो ये बेसिक सी बात है साहब, ये भी बेसिक में ही शामिल था। ये भी किसमें शामिल था साहब, बेसिक में ही शामिल था। ये भी साहब किसमें शामिल था, बेसिक में। समझ गए साहब। अब साहब हम बात करते हैं मेन डिवीज़न की। अब साहब क्या करेंगे, बात मेन डिवीज़न की, ठीक। बहुत आसान है, बस आराम आराम से समझते जाइएगा, ठीक है, बहुत आसान है साहब। हम बात कर रहे हैं कैरियोकाइनेसिस की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कैरियोकाइनेसिस की, कैरियोकाइनेसिस की। और इसमें हमें 4 अलग अलग फेजेस पढ़नी है, ठीक है। क्या पढ़नी है, 4 अलग अलग फेजेस। तो पहली फेज़ हम बात करेंगे साहब प्रोफेज की, पहली फेज़ हम बात करेंगे साहब प्रोफेज की, ठीक। पहले आपको कहानी की तरह समझाएं कि पहले हम लिख के से दिखाएं, समझ नहीं आ रहा हमें। पहले ही थोड़ा लिख ही रह देते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम अगर ऐसे कर देंगे ना तो शायद कम समझ में आए आपको। प्रोफेज, हाँ साहब, देखिए यहीं पे हम साहब चारों बना रहे हैं, ठीक है। मेटाफेज, एनाफेज, और साहब ये हमारी क्या होगी, टीलोफेज, ठीक साहब। ये कुछ ज़्यादा इधर चला गया ना, 1 मिनट साहब। ठीक साहब, 1 2 3 4, सब हम चारों में क्या करते हैं साहब ना, सेल साइकिल बना दे रहे हैं, ठीक है। सेल बना दे रहे हैं, ठीक है। चारों में हम क्या बना रहे हैं साहब, सेल बना दे रहे हैं। साहब यहाँ तक आपको दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा है साहब। बहुत परेशान मत होइए साहब, बहुत आसानी समझ में आ जाएगी, हर चीज़ बहुत आसानी समझ में आ जाएगी, बहुत बहुत आसानी से, बिल्कुल परेशान मत होना साहब।
साहब ये जीवन फेज़ थी, ठीक है, ये जीवन फेज़ थी। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा न्यूक्लियस था, और ये साहब हमारा G2 फेज़ है, ठीक है। यस के बाद जो आती है हमारे वो G2 फेज़ है, ठीक है साहब। एक चीज़ आपको बताया था हमने कि हमारी क्या होती है, हर चीज़ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। किस में हो जाएगी साहब, यस फेज़ में, सिंथेसिस में, ठीक है। और वो टूटती किस में साहब, यम फेज़ में, ठीक है। तो पहली चीज़ साहब देखिए, जो हमारा जो क्रोमैटिन के फॉर्म में ऐसे भरा था, ठीक है, सिंगल जो जीवन में था, ये साहब G2 फेज़ में क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ठीक है। ये G2 फेज़ में क्या हो जाएगा साहब, डबल हो जाएगा। इसके अलावा साहब जो हमारा यहाँ पे सेंट्रियोल वगैरह था, यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तभी ये क्या बन जाएगा साहब, सेंट्रोसोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेंट्रोसोम। सिंगल था क्या था साहब, सेंट्रियोल, डबल हुआ क्या हुआ, सेंट्रोसोम। तो इतनी कहानी समझ गए ना साहब। ये क्रोमैटिन जो क्या हुआ, ये डबल हो गया है, ठीक है। ये क्रोमैटिन क्या हुआ साहब, डबल हो गया है, ठीक है, डबल हो गया, ठीक। अब साहब देखिए, इस क्रोमैटिन को डबल हो गया, कर दिया गया है। अब साहब इसमें क्या है, इसको तोड़ना है, ठीक है। इस क्रोमैटिन को क्या है, क्रोमोसोम बनाना है, और यही न्यूक्लियस जो है डिवाइड करना है, ठीक है। इसी को जब क्रोमोसोम को हमें डिवाइड करना है दो अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। इस क्रोमोसोम को दो अलग, अब देखिए साहब थोड़ा, ये जब ऐसे है, ऐसे 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 है तो थोड़ा उलझा है, तो इसको काटने पीटने में थोड़ा समस्या हो रही है, ठीक है। बट जब ये आगे ऐसे बन जाएगा साहब, तो इसको काटने पीटने में थोड़ा क्या होगी, आसानी होगी। क्या होगी, आसानी, जिसको हम बड़ी आसानी से काट पीट सकते हैं, ठीक है, कट वट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्रोमैटिन को क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इसको पहले, सबसे पहले क्या करना है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी कहानी आप समझ गए। तो साहब वही कहानी यहाँ स्टार्ट होती है प्रोफेज से, ठीक है। प्रोफेज में साहब क्या होता है, हमने आपको जब बताया था, ऐसे जब सेल साइकिल बताई थी, ये देखिए थोड़ा इधर बना रहे हैं, हमने जब सेल साइकिल आपको दिखाई थी, हाँ ऐसे देख लीजिए, हाँ यहीं पे, यहाँ दिखा रहे हैं साहब, हाँ यहाँ थोड़ा सा बस नॉर्मली। हमने आपको बताया था कि ये G1S G2, हमने बताया था कि बाकी साहब जो हमारा क्रोमोसोम होता है ये कहीं दिखता नहीं है। क्रोमोसोम हमारा कहीं नहीं दिखता है, हमारा क्या दिखता है, क्रोमैटिन दिखता है। क्रोमोसोम हमारा सिर्फ किस में दिखता है, यम फेज़ में। क्रोमोसोम सिर्फ किस में दिखता है, यम फेज़ में। बाकी जगह हमारा क्या दिखता है साहब, क्रोमैटिन दिखता है। क्या दिखता है, क्रोमैटिन। ये चीज़ दिखती है, ये चीज़ जो अभी तक हम देखते हैं, ठीक है। तो क्रोमैटिन हम किस में देखते हैं, G2 तक हम क्या देखते हैं, क्रोमैटिन देखते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यम फेज़ की। तो हमें क्या यहाँ देखने को मिलेगा, पहली चीज़ तो यही चीज़ है कि हमें क्या देखने को मिलेगा, पहली बार यहाँ के देखने को मिलेगा क्रोमोसोम, ठीक, क्रोमोसोम। तो साहब देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ थी, ये जिसको हम क्या कहते हैं साहब, सेंट्रियोल, जो वहाँ पे देखिए यहाँ पे था, ठीक है। दो चीज़ें, ठीक, दो थी। तो पहली चीज़ साहब ये देखिए कि यहाँ जो है जब क्रोमैटिन आएगा तो थोड़ा बहुत जो है, जो क्रोमैटिन हमारा था, वो क्रोमैटिन क्या था, जो एस फेज में था, वो नॉट डिस्टिंक्ट था, ठीक है। वो जो है वो क्या था, वो स्टिल इंटरकनेक्टेड था, ठीक है। वो स्टिल इंटरवाइंड था, मतलब कि बहुत उलझा हुआ था, ठीक है। स्टिल इंटरवाइंड था, उलझा हुआ था, डिस्टिंक्ट था। तो उसको जो है, डिस्टिंक्ट नहीं था, ठीक है। तो उसको हमें क्या होगा, कंडेंस करना पड़ेगा, तभी हम उसको क्या करेंगे, क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे था ना, ऐसे था, अभी भी वैसे ही है। तो उसको क्रोमोसोम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हमें कंडेंस करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए साहब उसको क्या है कि वो जो क्रोमैटिन था उसको थोड़ा देखिए हम कंडेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा, देखिए साहब जैसे कुछ ऐसे इस कहानियाँ होती है साहब, ठीक है। तो पहली चीज़ साहब की ये हो जाएगा, इसमें देखते जाइए, हम यहाँ पे सब लिखते जाएंगे क्या क्या होगा, ठीक है। पहली चीज़ क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम विजिबल साहब, प्रोफेज की कहानी, पहली चीज़ क्या लिख दी, क्रोमोसोम विजिबल। दूसरी चीज़ क्या होगा साहब कि सेंट्रियोल हमारा क्या होगा, मूव टू अपोजिट पोल। सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल, सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, ठीक साहब। सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल। साहब तीसरी चीज़ देखिएगा आप, हमने आपको बताया था कि हम जब क्रोमोसोम को डिवाइड करेंगे, जो हम डीएनए है उसको डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले साहब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है साहब, इसको हमें ब्रेक करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको हमें क्या करनी पड़ेगी, ब्रेक करनी पड़ेगी। तो हमने आपको बताया कि जब आपको बताया था कि सेल के साइटोप्लाज्म में साहब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो है बहुत सारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, ठीक है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जिसमें गाल्जी का है, ठीक है, गल्जी का हमारा होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो साहब क्या होगी, उन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले साहब जो हमारी यहाँ पे इधर उधर चीज़ें हैं, ये इधर उधर वाली चीज़ें साहब, इनको ब्रेक करना पड़ेगा ना पहले। देखिए जो हमारे इधर उधर भरा है साहब, तो इसको हम क्या करेंगे साहब, ब्रेक करेंगे। तो इसको हमने क्या कर दिया साहब, तो यहाँ लिख देते हैं साहब कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम,
ER गोल्जी बॉडी डिसअपीयर हो गई, डिसअपीयर। ठीक है साहब, क्या कर दी, डिसअपीयर कर दी साहब। इसमें एक और बात समझिए अब, एक चीज़ साहब होता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस क्या होता है साहब, हमारा क्या होता है, वो होता है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस साहब हमारा राइबोसोम होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, हमारा राइबोसोम्स होता है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो कि सेल की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होता है साहब, हमारा राइबोसोम्स होता है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है साहब कि राइबोसोम्स होता है जो कि क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। वो किस में हेल्प करता है साहब, सेल की ग्रोथ में। सेल के किस में करता है, ग्रोथ में। वो रहेगा तो क्या होगी, सेल ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे हमें सेल की ग्रोथ तो चाहिए नहीं, यहाँ तो हम सेल को तोड़ दें ना, तो यहाँ तो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं साहब, न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक साहब, न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा साहब, डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब चीज़ें समझे आप? अब देखा आपने, देखा नहीं ना। पहली चीज़ हमने क्या किया साहब, क्रोमोसोम विजिबल। ठीक है, अच्छा पहला ऐसे यही फेज है, क्रोमोसोम विजिबल। पहली बार जब क्रोमोसोम दिखता है तो किस में दिखता है, प्रोफेज में दिखता है। पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम कहाँ दिखता है, देखने लायक कहाँ होता है, दिखता कहाँ है, तो आपको बताएंगे प्रोफेज में दिखता है। ठीक है, प्रोफेज में अभी हम आपको बहुत अच्छे से रिलेट करके कहानी समझा देंगे, आप समझ जाएंगे। मतलब नॉर्मल आप समझ लीजिए कि जो हमारा क्रोमोसोम दिखता है तो सबसे पहले कहाँ दिखता है, प्रोफेज में दिखता है। ठीक है, प्रोफेज, बट क्लियर नहीं दिखता। क्लियर किस में दिखता है, वो दिखता है मेटाफेज में। ठीक है, बट पहली बार कहाँ दिखता है, प्रोफेज में दिखता है। ठीक है, बट मॉर्फोलॉजी अगर क्लियर देखी जाए, अच्छे से देखनी हो तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक जो हमारी क्रोमेटिड है वो पतली है, एक मोटी है। ठीक, आर्म सब अलग अलग साइज की है। ठीक है, अलग अलग शेप में है। तो क्रोमेटिन तो यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम तो दिख जाएगा। तो फर्स्ट जो है क्रोमोसोम विजिबल कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोफेज में। बट क्लियर देखने लायक जो मॉर्फोलॉजी होगी कहाँ होगी, मेटाफेज में। तो ये चीज़ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्लियर कहाँ दिखता है, ये मेटाफेज में दिखता है, बट दिखता कहाँ, ये प्रोफेज में दिखता है। ठीक, कितनी समझ के पास, बस आगे बढ़ते हैं। तो साहब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था, पहली चीज़ कि क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम में बदल गया, तो क्रोमोसोम विजिबल हो गया। क्या हो गया, क्रोमोसोम विजिबल हो गया। दूसरी कहानी हमने बताई कि सेंट्रोसोल मूव अपोजिट साइड। तो जो सेंट्रोसोल, जो हमारा सेंट्रियोल था साहब, देखिए इसको हमने अपोजिट साइड पे मूव करा दिया। ठीक है, दो अलग अलग अपोजिट साइड पे मूव कर दिया। ठीक है, इसके बाद साहब क्या था कि ईयर गोल्जी बॉडी डिसअपीयर हो। देखिए हमने ईयर गोल्जी बॉडी अब डिसअपीयर तोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद साहब देखिए हमने बताया था कि न्यूक्लियोलस भी हमने क्या कर दिया, डिसअपीयर कर दिया। न्यूक्लियोलस हमने बताया कि क्या हमारा होता है, प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन हमारी क्या होती है, सेल के ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, वो भी हमने कर दिया। अब साहब इतनी कहानी करने के बाद अभी भी हम कहाँ नहीं पहुँचे, क्रोमोसोम तक नहीं पहुँच पाओ। उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ब्रेक कर। तो जब सारे प्रोटेक्शन साहब हट गए हैं तो अब आसानी से हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट चीज़ होती है साहब, होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, हमने क्या कर लिया साहब, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक कर लिया। ठीक है, हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक कर लिया है। तो साहब इसको देखिए अलग अलग पार्ट्स में देख लीजिए साहब, 1 2 3 4। ठीक साहब, 4 अलग अलग हमने इसमें पार्ट्स में देखे लिखे हैं। ठीक है, 4 अलग अलग साहब इसमें पार्ट हमने लिख दिए हैं। ठीक, दिख रहा है आपको? ठीक, अब साहब हमने कहा ना कि ये देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम, क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में हमने देख तो लिया, बट क्लियर हमें नहीं दिखा। ठीक है, क्लियर नहीं दिखा। अब आगे की कहानी आते हैं। पहली चीज़ में क्या देखी कि क्रोमोसोम क्या होता है, विजिबल हो जाता है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी, सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट साइड। तीसरी चीज़ हमने क्या देखी, ईआर गोल्जी बॉडी हमने क्या कर लिया, डिसअपीयर कर लिया। चौथी चीज़ हमने क्या देखी कि न्यूक्लियस की हमने क्या कर लिया, डिसअपीयर कर लिया। लास्ट हमने चीज़ क्या देखी साहब कि जब सबको हटा दिया तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी हम क्या करेंगे, डिसअपीयर कर देंगे, हटा देंगे। ठीक, अब देखिए साहब अभी तक ये हमारा जो क्रोमोसोम था साहब वो क्या था, न्यूक्लियस के अंदर था। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर था, किसमें था, प्रोफेज में। बट हमने प्रोफेज ब्रेक कर ली है, तो हम कहाँ पहुँच गए साहब, मेटाफेज में। कहाँ पहुँच गए साहब, मेटाफेज में। तो ढेर सारा पहले ताली बजाइए, पूछिए क्या है। ताली इसलिए बजाइए क्योंकि अब क्या हो गया, मेन चीज़ आपको दिख गई। जो यहाँ पे आपको क्रोमोसोम क्लियर विजिबल नहीं था, वो क्रोमोसोम अब यहाँ पे आपको विजिबल हो गया है। क्रोमोसोम क्लियरली मॉर्फोलॉजी अगर क्रोमोसोम की देखने लायक हो तो कहाँ विजिबल होता है, वो होता है साहब मेटाफेज में। ठीक है, क्रोमोसोम कहाँ विजिबल होता है, मेटाफेज में। ठीक, सॉरी हाँ, मेटाफेज में। ठीक है, तो क्रोमोसोम अगर क्लियर, बेस्ट फेज ऑफ सी मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम, बेस्ट फेज ऑफ सी मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम, तो क्या लिखेंगे आप, मेटाफेज। बेस्ट फेज ऑफ सी बेस्ट फेज ऑफ सी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे मेटाफेज। ठीक, मॉर्फोलॉजी के लिए सबसे जो बढ़िया फेज है वो क्या है, मेटाफेज है। ठीक है, दिखता तो प्रोफेज में है, बट क्लियर कहाँ दिखता है, मेटाफेज में। ठीक है, अब साथ देखिए आप क्या होता है,
यहाँ की कहानी कुछ अलग हो जाएगी, ठीक है। अब साहब ये देखिए जो हमारे यहाँ पे सेंट्रियोल थे साहब, या एस्टर कह सकते हैं आप, ये जो हमारे दो अलग अलग यहाँ पे एस्टर है साहब, सेंट्रियोल से तो ये सेंट्रोसोम बनता है, सेंट्रोसोम से एस्टर बनता है, एस्टर क्या करते हैं, स्पेंडल फाइबर बनाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए साहब, एस्टर हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एनिमल सेल में कितना होता है, 2 एस्टर होते हैं। एनिमल सेल में कितने एस्टर होते हैं साहब, एनिमल सेल में 2 एस्टर होते हैं, ठीक है। इसलिए हम अपने आप को क्या कहते हैं, एम्फीएस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, एम्फीएस्टल, एम्फीएस्टल, एम्फीएस्टल। बट साहब प्लांट के सेल में ये क्या होते हैं, एक भी नहीं पाए जाते, ठीक है। प्लांट के सेल में एस्टल नहीं पाए जाते, प्लांट के सेल में एस्टल नहीं पाए जाते, प्लांट के सेल में एस्टल नहीं पाए जाते, ठीक है। प्लांट के सेल में एस्टल नहीं पाए जाते, इसको हम क्या कहते हैं, एनएस्टल। क्या कहते हैं, एनएस्टल, एनएस्टल, ठीक है साहब, एनएस्टल। अच्छा, प्लांट के सेल में क्या होता है, ये हमारे क्या होते हैं, एस्टर तो नहीं पाए जाते बट स्पेंडल फाइबर पाए जाते हैं। वो अपने आप क्या होता है, न्यूक्लियस के आगे बन जाते हैं। हम आपको जब साइटोकाइनेसिस बताएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कहाँ बनते हैं स्पेंडल फाइबर, ठीक है। तो एनिमल के केस में क्या होता है, टोटल 2 एस्टर पाए, टोटल 2 दोनों पोल्स पे, अपोजिट पोल पे क्या पाए जाते हैं, टोटल 2 एस्टर पाए जाते हैं, जो क्या बनाते हैं, स्पेंडल फाइबर बनाते हैं। बट प्लांट के केस में, प्लांट के सेल में क्या होता है, हमारा किसी भी प्रकार का कोई क्या होता है, एस्टर नहीं पाया जाता, एस्टर नहीं पाया जाता, ठीक है। वो स्पेंडल फाइबर अपने आप बन जाते हैं, ठीक है, स्पेंडल फाइबर अपने आप बन जाते हैं, ठीक। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। अब बस आप देखिए, इतनी चीज़ होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि अब क्रोमेटिड इतना बड़ा है, हमने आपको बताया था कि जो डीएनए हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, तो उसको साहब अगर तोड़ेंगे तो ऐसा तो नहीं सिर्फ एक क्रोमोसोम बनेगा, बहुत सारे क्रोमोसोम बनेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए साहब हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम बना लेते हैं, ठीक। देखिए साहब बहुत सारे क्रोमोसोम हम बना लेते हैं, ठीक। ये देखिए बहुत सारे क्रोमोसोम हम बना लेते हैं, ठीक। अब एक चीज़ देखिए साहब, हमने बताया था कि सेंट्रोमेयर हमारा ये होता है साहब, ये हमारा क्या होता है, सेंट्रोमेयर होता है। और इसके साहब दोनों तरफ देखिए, ये हमने बनाए थे जो ग्रीन ग्रीन हो साहब, दोनों तरफ काइनेटोकोर होता है साहब, काइनेटोकोर, ठीक है, काइनेटोकोर होता है। क्या होता है साहब, काइनेटोकोर होता है। और साहब काइनेटोकोर पे ही हमारा क्या होते हैं, आके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो देखिए साहब स्पिंडल फाइबर हमारा क्या हुआ, अटैच हो गया। अब देखिए साहब यहाँ से हमारा क्या हुआ, निकला स्पिंडल फाइबर। और देखिए एक क्रोमोसोम पे टोटल 2 स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। एक क्रोमोसोम पे टोटल कितने स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, 2। एक अब इधर से, एक उधर से, एक इस साइड से और एक इस साइड से, ठीक है साहब। एक इस साइड से और दूसरा उस साइड से। देखिए ऐसे दिखा रहा है आपको, थोड़ा ऐसे देख लीजिए साहब, ठीक। ये देखिए कि एक क्रोमोसोम है साहब, ये एक क्रोमोसोम है साहब, और इस एक क्रोमोसोम पे साहब 2 स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। ये काइनेटोकोर पे अटैच होंगे इस साइड इधर इधर, और 2 स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, एक उधर पोल से एक इधर पोल से, ठीक है। दोनों एक इधर से एक इधर से, 2 सेंट्रियोल होते हैं ना, मतलब 2 एस्टर पाए जाते हैं, तो एक उस साइड से एक उस साइड से, दोनों क्या करेंगे, रस्सी खींचेंगे, ठीक है, रस्सी अटैच होके। अब साहब आगे की कहानी देखिए क्या होगी इसमें, आगे की साहब कहानी क्या होगी कि ये जब रस्सी को पकड़ेंगे साहब, ये जब रस्सी को मतलब स्पिंडल फाइबर जब क्रोमोसोम में अटैच होंगे साहब, तो इसको पकड़ लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये इसको सेंट्रल में लाएंगे। किस में लाएंगे साहब, सेंट्रल में। किस में लाएंगे साहब, सेंट्रल में। ये देखिए साहब एक सेंट्रल में ला दिया गया, सभी को क्या कर दिया साहब, एक सेंट्रल में ला दिया गया, ठीक है। ये किसने किया साहब, ये किसने किया है, स्पिंडल फाइबर ने, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर की हेल्प से इसको कहाँ ला दिए साहब, सेंट्रल में ला दिए। कहाँ ला दिए, सेंट्रल में साहब, कहाँ ला दिए, सेंट्रल में ला दिए, ठीक। यहाँ से हम कहाँ ला दिए साहब, सेंट्रल में ला दिए। तो इतनी चीज़ आप समझ गए ना कि हमारे जो है प्रोफेज से मेटाफेज में क्या चेंज हुआ। मेटाफेज में पहली चीज़ क्या हुआ कि हमारा डीएनए, ये जो हमारा क्रोमैटिन था ज़्यादा कंडेंस हुआ। क्यों कंडेंस हुआ, तभी तो ये दिख पाया ना। तो पहली चीज़ इसमें क्या होगा साहब कि कंडेंस, साहब आपको दिख रहा है ना, पहली चीज़ कंडेंस हुआ, क्लियर विजिबल, क्लियर विजिबल, क्लियर विजिबल। शायद साहब आपको दिख नहीं रहा ये चीज़, हम समझ रहे हैं साहब, इतना ही आपको दिख रहा है ना। बट इतनी चीज़ समझ लीजिए ना आपकी, ये चीज़ क्या हुई साहब, सेंट्रल में आ गई, ठीक है। ये क्लियर विजिबल हो गया, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहली चीज़ में क्या होगा, क्लियर विजिबल होगा, दूसरी चीज़ क्या होगी साहब, ये सेंट्रल में चला जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होना, ठीक है। ये पहली चीज़ क्लियर विजिबल होगी, दूसरी चीज़ क्या होगा, सेंट्रोसेम में चला, सेंट्रल में आ जाएगा। पहली चीज़ क्या होगा, क्रोमोजोम हमारा कहाँ विजिबल होगा, फर्स्ट विजिबल, फर्स्ट कहाँ देखा जाएगा, पहली चीज़ हम उसको देखेंगे कहाँ, पहले हम देखेंगे उसको प्रोफेज में। बट क्लियर विजिबल कहाँ होगा, प्रोफेज में, क्लियर विजिबल कहाँ होगा, उसकी अगर मॉर्फोलॉजी सी देखनी हो तो कहाँ देखेंगे, वो देखेंगे मेटाफेज में। तो हमने पहली बार कहाँ देखा था, प्रोफेज में देखा था, बट क्लियर कहाँ देखा, मेटाफेज में देखा। दूसरी चीज़ क्या होगा, यहाँ पे हमने बताया था आपको कि जो हमारे सेंट्रियोल होते हैं वो एस्टर होते हैं, वो अपोजिट साइड में पहुँच जाते हैं, अपोजिट साइड में पहुँच गए। आगे क्या हुआ कि अपोजिट साइड में जब स्पिंडल फाइबर निकले तो इन्होंने क्या किया, टोटल क्रोमोसोम का क्या हुआ, पकड़ लिया।
रस्सी बांध लिया, ठीक है। उसके बाद साहब कहानी क्या हुई कि जब रस्सी बंध गई टोटल क्रोमोजोम में, दोनों क्रोमोजोम में, तो ये ऐसे जब क्रोमोजोम थे दोनों बंध गई, तो ये क्या हुआ साहब, ये इनको जो है जैसे कि ये यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, देखिए ऐसे बता रहे हैं। ये देखिए दो टोटल क्रोमोजोम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक क्रोमोजोम साहब, देखिए ये टोटल 2 क्रोमोजोम है ना साहब। एक क्रोमोजोम मान लीजिए ऐसा रहा होगा, एक क्रोमोजोम ऐसा रहा होगा। बहुत सारे ऐसे क्रोमोजोम है ना, क्रोमेटिन तो बहुत बड़ा है, मेरे से बहुत सारे क्रोमोजोम निकले। इसको देखिए साहब, अब क्रोमोजोम ऐसे ऐसे था ना इसके पहले प्रोफेज में ही, मेटाफेज में ही। बट मेटाफेज में क्या हुआ कि जब रस्सी बंध गई साहब, तो देखिए क्रोमोजोम सभी क्या हो गया, एक सेंट्रल में आ गया, एक सीध में आ गया, एक लाइन में आ गया, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो गया साहब, ये मेटाफेज में हो गया। प्रोफेज में क्या हुआ साहब, क्रोमेटिन पहली बार दिखा था हमें, उसके बाद हमने क्या किया, सेंट्रल अपोजिट साइड में किया, बाकी सारे डिसअपियर के, ईयर गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस हम क्या किया, डीपीएस डिसअपियर किया। उसके बाद हम क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ब्रेक कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ साहब कि हमारा जो क्रोमेटिन था, जो हमारा क्रोमोजोम था, एक क्रोमोजोम हमारा क्या हुआ, मेटाफेज में आ। जब मेटाफेज में आया साहब तो क्या हुआ कि हमने क्लियर बताया था, क्लियर वहाँ नहीं दिखता, क्लियर हमारा कहाँ दिखता है, मेटाफेज में। तो मेटाफेज हमारा क्लियर दिखा। इसके बाद क्या हुआ कि एस्टर से हमारा क्या होता है, स्पेंडल फाइबर निकले। स्पेंडल फाइबर हमारा क्या हुआ, दोनों पोल से अपोजिट पोल से क्या हुआ, निकले और हमारे क्रोमोजोम को दोनों काइनेटोकोर से अटैच कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, इसको अटैच करने के बाद ऐसे ऐसे ऊपर नीचे थे, तो उसको क्या कर दिया, सेंट्रल में ला दिया, ठीक। अब कहानी होती है साहब एनाफेज में, ठीक है, एनाफेज में साहब। ये देखिए सेंट्रल में लाने के बाद, देखिए सेंट्रल में लाने के बाद साहब, देखिए सेंट्रल में लाने के बाद ये साहब, देखिए रजिस्टर होता है साहब। देखिए साहब सेंट्रल में लाने के बाद साहब इनके साथ क्या हो जाता है धोखा। सेंट्रल में लाने के बाद साहब इनके साथ क्या हो जाता है साहब, हो जाता है धोखा साहब, क्या हो जाता है, धोखा। साहब देखो मेटाफेज में क्या था साहब, ये पूरे सेंट्रल में ला दिए गए थे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर देखिए बांधा है, यहाँ पे दोनों तरफ आपके एस्टर लगे हैं, 2 अलग अलग, ठीक है। बट साहब एनाफेज में क्या होगा साहब, ये जो बीच में ला दिया गया है, इसको क्या होगा, एनाफेज में यहाँ से डिवाइड कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से कट कर दिया गया। तो साहब देखिए अब क्या हुआ, एक क्रोमेटिड ऊपर चला गया, एक क्रोमेटिड नीचे चला गया। इसको आप क्रोमेटिड कहीं आप कह दें, डॉटर सेल कह दें, ठीक है, डॉटर क्रोमोजोम कह दें, डॉटर क्रोमोजोम सेल कह दें, तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। डॉटर क्रोमोजोम अगर सेल आप कह देते तो भी चल जाएगा। इस चीज़ को समझिए आप कि हमारी जो बॉडी है साहब, उसमें क्या 46 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है, 23 पेयर होते हैं। तो अगर 46 साहब अगर ऐसे ऐसे जुड़े होंगे ना, ऐसे ऐसे सीधे 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 सीधे, तो अगर इसको साहब हम डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखिए 46 से ऊपर हो जाएगा, 46 नीचे हो जाएगा। देखिए उतने तो नीचे भी आ रहे, उतने तो ऊपर भी आ रहे हैं। तो क्रोमोजोम कितना हो जाएगा साहब, जितना हमारा यहाँ स्टार्ट होगा उतने वहाँ भी पहुँचेगा, ठीक है। जितना हम में उतने हमारे आगे वाली जनरेशन भी होगी। मतलब क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगी, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो साहब यहाँ पे एक चीज़ आप कंफर्म हो गए ना कि 2C इक्वल टू सी, ठीक है। मतलब जहाँ से जितना था उतना ही आ गया, ठीक है। मतलब जो जैसे था वैसे ही पहुँचा। मतलब हमने बताया था कि इक्वेशनल डिवीजन होती है। इक्वेशनल डिवीजन में हमने बताया कि देखिए यहाँ से जो चीज़ें थी, जैसे कि 1 2 3 4 यहाँ है, ठीक है। तो देखिए 3 4 यहाँ भी तो है, ठीक है, 4 यहाँ भी तो है, देखिए 4 यहाँ भी तो है साहब। देखिए 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। 4 यहाँ भी है और 4 यही ऊपर नीचे डिवाइड तो हुई। ऐसा तो है ना कि 4 में 2 2 पहुँचे हैं, 4 ऊपर भी पहुँचा, 4 नीचे भी पहुँचा, ठीक है। अब साहब थोड़ा शेप की बात कर लेते हैं, आगे की कहानी थोड़ा देख लीजिए, इसमें क्या होता है साहब। देखिए अब जो न्यूक्लियस हमारा था, न्यूक्लियस में साहब जो भी हमारे क्रोमोजोम थे, जब इसको हमने यहाँ से, ये जो हमारा एस्टर की थ्रू हेल्प से, एस्टर से स्पेंडल फाइबर हमने अटैच किए थे साहब, स्पेंडल फाइबर अटैच किए थे। तो स्पेंडल फाइबर साहब हमारा अटैच करने के बाद देखिए यहाँ पे जो हम ऐसे ऐसे आए थे, ऐसे 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 ऐसे, तो साहब देखिए पहले क्या था, हमारा क्रोमोजोम ऐसे, क्रोमेटिड हमारा क्या था, ऐसे ऐसे था, ठीक है। बट साहब जब इसको खींचेंगे तो इसका शेप अपने आप बदल जाएगा। इसका शेप साहब कैसे हो जाएगा, इसका शेप कैसे हो जाएगा, इसका शेप साहब ऐसे नहीं होगा, इसका शेप हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और इसका साहब शेप ऐसे नहीं होगा, इसका शेप हो जाएगा ऐसे। तो मतलब कि क्या होगा साहब, देखिए ये ऐसे ऐसे टाइप के हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप के हो जाएंगे, ऐसे ऐसे टाइप के हो जाएंगे, समझ गए साहब। ये क्या होगा साहब, खींचने पे ऐसे ऐसे टाइप के हो जाएंगे, अलग अलग शेप के हो जाएंगे। हमने आपको बताया था क्रोमोजोम अलग अलग शेप के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ठीक है, सबके अलग अलग शेप होते हैं। तो सेम कहानी यहाँ भी होगी। डिवाइड तो ऐसे होगा साहब, डिवाइड ऐसे होगा, बट क्लियर जब खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इस चीज़ को देखिए, इसको अगर ये चीज़ है, कैसे समझाएं आपको, कैसे समझाएं, कैसे समझाएं यार, क्या 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 क्या, हाँ साहब देखिए ये चीज़ है अगर, ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है
और अगर इसको हम डिवाइड किए तो देखिए ऐसे से हुआ, ऐसे से हुआ, ठीक है। बट अगर साहब इसको हम यहाँ से खींचे, देखिए अगर हम इसको यहाँ से खींचे, इधर से खींचेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे। पहले ऐसे था, ये ऐसे था, बट इसको साहब अगर इधर से ऐसे से तो क्रोमोसोम बने थे टोटल, ऐसे 2 इधर लगा, 2 एक और लगा, क्रोमोसोम बना था। अब इसको अगर हम इधर से खींचेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, ये ऐसे तो था बट ऐसे हो जाएगा ना, वही चीज़ यहाँ पे हुआ, ये था तो ऐसे, था तो ऐसे, बट ये था तो ऐसे साहब, एक इधर एक नीचे इधर, बट क्या हो गया साहब, अब ऐसे ऐसे हो गए, इधर वाला इधर हो गया और इधर वाला इधर हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। समझ गया, ये अलग अलग शेप में होते हैं, क्रोमोसोम के अलग अलग शेप होते हैं, मैं आपको बताया था, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ठीक है। और अलग अलग जो है शेप साइज होते हैं, ठीक है, उसको देख लीजिए। अब साहब मेन जो कहानी आती है वो होती है टीलोफेज की, ठीक है, मेन कहानी जो होती है वो टीलोफेज की होती है। टीलोफेज को अगर हम कहें साहब कि प्रोफेज का अपोजिट होता है तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। टीलोफेज को अगर हम कहें कि प्रोफेज का अपोजिट होता है तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है। तो प्रोफेज का क्या होती है, अपोजिट होती है, प्रोफेज की क्या होती है, अपोजिट होती है साहब, अपोजिट होती है, ठीक है। प्रोफेज की क्या होती है साहब, अपोजिट होती है, प्रोफेज की क्या होती है साहब, अपोजिट होती है। दूसरी चीज़ देखिए साहब, इसमें क्या होता है कि प्रोफेज का अपोजिट होने का मतलब समझ रहे हैं आपकी, जो जो चीज़ें वहाँ पे गायब हुई थी, जो जो चीज़ें हमने वहाँ पे ब्रेक की थी, वहाँ पे ये सब चीज़ें वापस आ जाएंगी, ठीक है, वहाँ पे क्या होगी, वापस आए। तो पहली चीज़ देखिए साहब, ये जो हमारा ये गलत कर दिया था, थोड़ा जल्दी कर दिया ना हमने इसको, सॉरी। हाँ, अब देखिए ये जो हमारा साहब ये क्रोमोजोम था, क्रोमोजोम ही कहेंगे ना, क्रोमोजोम न्यूक्लियस, देखिए ये ऐसे 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 करके साहब देखिए इधर भी था इधर भी था, दोनों पोल पे थे, ठीक है। अब क्या हुआ साहब कि वहाँ पे देखिए क्या हमने किया था, न्यूक्लियस को हमने क्या किया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या किया था, ब्रेक किया था। तो पहली चीज़ साहब क्या, यहाँ पे 2 न्यूक्लियर आ जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ साहब क्या हुआ, 2 न्यूक्लियस अलग अलग बन गया, ठीक है। क्या हुआ, न्यूक्लियस क्या हो गया, रीअपीयर हो गया, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था, डिसअपीयर हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीअपीयर, न्यूक्लियस रीअपीयर, अपीयर, ठीक साहब, न्यूक्लियस रीअपीयर होगा। न्यूक्लियस के अलावा साहब क्या होगा हमारा, ER गोल्जी बॉडी, और साहब क्या होगा, न्यूक्लियोलस, और क्या होगा साहब, न्यूक्लियोलस क्या होगा साहब, रीअपीयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साहब, रीअपीयर हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ साहब क्या हुआ, यहाँ पे प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज में क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे टीलोफेज में क्या हुआ, हमने कहा टीलोफेज क्या होता है, प्रोफेज का अपोजिट होता है, प्रोफेज का अपोजिट कह सकते हैं। तो अपोजिट होने का मतलब क्या हुआ, जो जो चीज़ें वहाँ पे डिसअपीयर होती हुई थी यहाँ पे क्या हो जाएगी, रीअपीयर हो जाएंगे, ठीक। पहली चीज़ हमने क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्या किया था, ब्रेक किया था। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, 2 अलग अलग क्या बन गया, न्यूक्लियस बन गया, ठीक है, 2 अलग अलग क्या बन गए, न्यूक्लियस बन गए। इसके बाद हमने कहा वहाँ पे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या हुआ था, हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए क्या हुआ था, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम थी, सॉरी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम था, जिसमें क्या होता है, ER गोल्जी बॉडी, ठीक है। और इसके अलावा न्यूक्लियोलस, उसको हमने क्या किया था, वहाँ पे डिसअपीयर कर दिया था, बट यहाँ पे क्या है, फिर से रीअपीयर करना पड़ेगा। उसका कारण क्यों, यह है क्योंकि न्यूक्लियोलस से क्या होता है, हमें मिलता है, क्या मिलता है साहब, प्रोटीन। प्रोटीन किस सेल में आता है, वो हमारे सेल के ग्रो में आता है। अगर सेल आगे ग्रो करना चाहती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोलस को क्या करना पड़ेगा साहब, लाना पड़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियोलस को क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ क्या हो गया कि ER गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस क्या होकर रीअपीयर हो जाएंगे। इसके अलावा न्यूक्लियस हमारा क्या हो जाएगा, रीअपीयर हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा साहब, रीअपीयर हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमारी क्या होगी, 2 अलग अलग क्या हो जाएगी साहब, सेल हमारी 2 अलग अलग न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगी। तो हमारी क्या होगी, सेल हमारी 2 अलग अलग न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगी। अभी सेल का डिवीजन नहीं हुआ साहब, अभी हमने क्या किया, कैरियोकाइनेसिस में किसका डिवीजन किया, 2 अलग अलग न्यूक्लियस का डिवीजन किया। किसका किया साहब, 2 अलग अलग न्यूक्लियस का डिवीजन किया है, ठीक। तो आपको देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग सेम जेनेटिकली क्रोमोसोम दिखने लगेंगे, न्यूक्लियस दिखने लगेंगे, सेम जेनेटिकली न्यूक्लियस दिखने लगेंगे, ठीक है साहब। तो समझ में आई साहब कहानी, आ गई होगी साहब कहानी साहब आपको समझ में। पहली कहानी साहब ने बताई कि यहाँ पे देखिए टीलोफेज में हमने बताया कि ये उसका अपोजिट होगा, ये उसका अपोजिट होगा, ठीक है, ये उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अपोजिट होने का मतलब साहब क्या है कि टीलोफेज देखिए हमने बताया था कि प्रोफेज में हमने क्या किया था, पहली चीज़ ER गोल्जी बॉडी क्या की थी, डिसअपीयर की थी। तो यहाँ उसको क्या करना पड़ेगा, रीअपीयर करना पड़ेगा। हमने बताया था कि वहाँ न्यूक्लियोलस क्या किया था, डिसअपीयर किया था। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, रीअपीयर, क्योंकि वहाँ में सेल की ग्रोथ के लिए प्रोटीन नहीं चाहिए था, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सेल की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो उसको डिसअपीयर को यहाँ क्या करें, रीअपीयर। इसके बाद क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हमने ब्रेक की थी, रीअपीयर, तो उसके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिसअपीयर, वहाँ पे डिसअपीयर कहते हैं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रीअपीयर करना पड़ेगा, ठीक है, लाना पड़ेगा, जो वहाँ तोड़ी थी यहाँ बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ कि साहब की जो क्रोमोजोम हमारे आ गए क्रोमेटिन के बाद, इसके बाद हमने क्या किया, उसमें 2 अलग अलग न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 अलग अलग न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। यहाँ पे हमने कैरियोकाइनेसिस में क्या सीखा साहब, न्यूक्लियस का डिवीजन।
यहाँ पे हमने सेल को डिवाइड नहीं किया, अभी हम सेल को डिवाइड करेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस में। हमने इसका बताया सेल का डिवीजन 2 अलग अलग फेज में होता है माइटोसिस में, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियो में क्या करते हैं साहब, न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं, जो हमने न्यूक्लियस को टेलोफेज में क्लियरली फाइनली डिवाइड कर लिया है। अब हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस की, जो कि नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ गए ना आपकी टेलोफेज क्या होता है। अब साहब थोड़ा एक चीज़ और समझिए, जो बेसिक सी बात है शायद आपने गौर नहीं किया होगा। यहाँ पे देखिए जब हम प्रोफेज में थे, प्रोफेज में साहब क्या था कि हमने न्यूक्लियस को ब्रेक किया, न्यूक्लियस को ब्रेक किया तो हमारा जो क्रोमोजोम था वो साहब किस में आ गया किसमें आ गया, साइटोप्लाज्म में। किस में आ गया, साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा प्रोफेज में तो किस में था, न्यूक्लियस में था, बट मेटाफेज में और एनाफेज में हमारा जो क्रोमोजोम था वो किस में आ गया साहब, किस में आ गया, साइटोप्लाज्म में। तो साहब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारा क्रोमोजोम होता है ये कहाँ कहाँ न्यूक्लियस में होता है और कहाँ कहाँ साइटोप्लाज्म में होता है, तो साहब देखिए जो सबसे पहली और लास्ट फेज होती है इसमें कहाँ होता है, ये क्रोमोजोम किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। प्रोफेज और टीलोफेज यहाँ पे साहब हमारा ये क्रोमोजोम कहाँ होता है साहब, ये न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ ब्रेक होने वाली होती है, वहाँ पे वो चीज़ क्या होती है, बनती है, ठीक है। और बाकी साहब जो होता है, जो हमारा मेटाफेज होता है और एनाफेज होता है, जो हमारा साहब मेटाफेज होता है और एनाफेज होता है, इसमें साहब हमारी जो क्रोमोजोम होती है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है साहब, साइटोप्लाज्म में। क्या होती है साहब, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो साहब यहाँ पे हमारी क्या होती है, ये न्यूक्लियस में होती है, न्यूक्लियस में। कहाँ पे क्रोमोजोम हमारा न्यूक्लियस में कहाँ होता है, प्रोफेज में और टीलोफेज में। न्यूक्लियस में कहाँ होता है क्रोमोजोम हमारा, प्रोफेज में और टीलोफेज में। और हमारा जो साइटोप्लाज्म में कहाँ होता है, मेटाफेज और एनाफेज में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस को हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो मेटाफेज में आते आते क्या हो जाती है हमारी न्यूक्लियस क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, और ये एनाफेज तक चलता है, ठीक है। बट टीलोफेज में क्या होती है, फिर से हमारी न्यूक्लियस क्या होती है, 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक। तो कहानी समझ गए आप कि हमारी जो ये मतलब सेल जो हमारा क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम हमारा प्रोफेज में और टीलोफेज में, ये हमारा किस प्रोफेज में क्या होती है, हमारी वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या कर रहे होते हैं, डिसअपियर करने वाले होते हैं, ठीक है। तो मेटाफेज में हम कर देते हैं। तो मेटाफेज और एनाफेज हमारी क्या होती है, वो साइटोप्लाज्म में हो जाती है, ठीक है। जब भाई वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने तोड़ दी, ब्रेक कर दी, ये चीज़ देखिए यहाँ पे ये थी, यहाँ हमने ब्रेक कर दी तो क्या हो गया, एक साइटोप्लाज्म में आ गया ना। यहाँ भी देखिए साइटोप्लाज्म में, बट यहाँ देखिए अलग अलग 2 न्यूक्लियस में ना बन गया है, ठीक है। समझ गए ना कहानी आप क्या क्या थी। अब साहब इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में कहानी की तरफ समझें, अपनी भाषा में कहानी की तरफ। इतनी कहानी आपको हमने बताई, हालांकि ये बहुत आसान भाषा हमने बताई, बहुत आसान तरीके से बताई, ठीक है। फिर से एक बार हम हर चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, आप अच्छे से समझें, ठीक है। अब तक हमने आपको बताया क्या क्या है। पहली चीज़ हमने आपको इसमें बताया है कि हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है, जो हमारी माइटोसिस होती है 2 टाइप्स की होती है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है साहब, कैरियोकाइनेसिस हमारा हम न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं, साइटोकाइनेसिस में हम सेल के साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं। कैरियोकाइनेसिस हमारा साहब 4 अलग अलग फेजेस में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और सबसे बड़ा जो होता है प्रोफेज होता है, और सबसे छोटा जो होता है वो एनाफेज होता है, ठीक है। इसके बाद साहब हमने एस्टर को बताया। एस्टर हमारा क्या होता है साहब, जो हमारा सेल में सेंट्रियोल था, सेंट्रियोल हमने जो एस फेज में डबल किया था क्या बनता है, सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम के चारों तरफ जब स्पिंडल फाइबर जुड़ गया, सॉरी हाँ स्पिंडल प्रोटीन जुड़ गया, जो जुड़ गई, तो उसमें क्या होता है साहब कि माइक्रोट्यूबुल जो प्रोटीन ऐड कर दिया हमने, तो उसमें बन गया साहब, वो बन गया एस्टर, ठीक है। एस्टर हमारा क्या कहता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। इसके अलावा हमने क्रोमोजोम बताया, क्रोमोजोम में क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और जो है सेंट्रोमेयर और काइनेटोकोर बताया, ठीक है। इसके बाद साहब हमने कहानी स्टार्ट की किसके साथ, डिवीजन की। डिवीजन में बताया कि जो प्रोफेज होता है साहब, प्रोफेज में हमारा क्या होता है कि पहली बार में जो सीन होता है क्या होता है, क्रोमोजोम कहाँ होता है, वो होता है प्रोफेज में, ठीक है। पहली बार सीन होता है क्रोमोजोम प्रोफेज में। इसके बाद साहब हमने बताया था कि जब हमें स्पिंडल फाइबर को क्रोमोजोम तक पहुंचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करनी पड़ेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करनी, मतलब न्यूक्लियस को ब्रेक करना पड़ेगा। न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए साहब साइटोप्लाज्म में 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ न्यूक्लियोलस है, जो उसकी प्रोटीन बनाती है, ठीक है, जो कि सेल की ग्रोथ में हेल्प करती है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा साहब, ब्रेक करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। उसके अलावा साहब क्या होता है कि ईयर गोल्जी बॉडी को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, डिसअपियर करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, तोड़ पाएंगे किसको, न्यूक्लियस को तोड़ पाएंगे, ब्रेक कर पाएंगे। तो अभी तक हमारा प्रोफेज में हमने क्या किया, इसको तोड़ने की तैयारी की, ठीक है। इसके बाद मेटाफेज में हमने इसको तोड़ दिया, और स्पिंडल फाइबर क्या हुए साहब, सारे क्रोमोजोम में अटैच हो गए, और फिर इसको क्या कर दिया, सेंट्रल में ला दिया। क्या कर दिए, देखिए जोड़ने के बाद क्या हुआ, सारे सेंट्रल में ला दिया, ठीक है। एनाफेज में साहब क्या हुआ कि जो सेंट्रल में लाने के बाद उसको बीच से काट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। इसके बाद साहब जब रस्सी से स्पिंडल फाइबर को खींचा तो हमने बताया कि शेप ऐसे था, बट साहब ऐसे था, बट देखिए अगर खींचेंगे,
अगर इसको हम खींचेंगे तो शेप हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है सर। अगर इधर वाला होगा तो ऐसे हो जाएगा, इधर वाला होगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो शेप देखिए बदल गया था, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि शेप क्रोमोसोम के, जब हमने क्रोमोसोम समझा था कि शेप और साइज कैसे होते हैं तो समझ गए आप, ठीक है। अचार अलग से उसके बाद साहब हम पहुंच गए कहाँ साहब, टीलोफेज में। अच्छा, एनाफेज में एक चीज़ समझ में आ गई, जैसे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 हम जब डिवाइड करते हैं साहब तो इक्वेशनल डिवीजन होता है, 46 ऊपर 46 नीचे, मतलब कि जितना क्रोमोसोम हमें उतने हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी होगा, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में भी होगा, ठीक है। इसके बाद हम पहुंचते हैं टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या होता है, रियल में क्या होता है, वास्तव में न्यूक्लियस का डिवीजन कहाँ होता है, टीलोफेज में होता है, ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है, सारी कहानी के बाद फिर से क्या हो जाएगी, जो चीज़ टीलोफेज को हमने कहा कि हम प्रोफेज का अपोजिट भी कह सकते हैं, प्रोफेज का अपोजिट भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो चीज़ हमने यहाँ पे डिसअपियर की थी वो हमें क्या करनी पड़ेगी, अपीयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे चीज़ पहली चीज़ हमने क्या किया, वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए पहली चीज़ हमने क्या किया था, ईआर गोल्जी बॉडी को क्या किया था, डिसअपियर कर। तो मतलब यहाँ पे क्या करना पड़े, रीअपियर। इसके अलावा हमने बताया न्यूक्लियोलस की हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें प्रोटीन वहाँ नहीं जरूरत थी, ग्रोथ नहीं करवानी थी, हमें डिवाइड करनी थी। तो हमने यहाँ पे कहा कि हम नई सेल हमने डिवाइड कर दिया, हमें न्यूक्लियस को डिवाइड कर लिया। तो न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए मतलब कि हमें सेल को ग्रोथ करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियोलस चाहिए, न्यूक्लियोलस चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, प्रोटीन हमें मिलेगी तो हमारी क्या करेगी, सेल ग्रोथ कर। मतलब कि ईयर गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस को हमने क्या किया, यहाँ पे रीअपियर किया। इसके अलावा हमने क्या किया कि वहाँ पे हमने न्यूक्लियस को हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी उसको हमने क्या किया, ब्रेक किया था। यहाँ पर हमने उसको क्या किया, फिर से रीअपियर किया। तो फाइनली क्या हुआ, हमारे सामने दो अलग अलग सेम जेनेटिकली क्या हुआ, न्यूक्लियस दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है। दो अलग अलग सेम, ठीक है, सेम जेनेटिकली जो है, जेनेटिकली सेम दोनों क्या है, क्रोमोसोम में दिख रहे हैं, सॉरी न्यूक्लियस में दिख रहे हैं, ठीक है, जिनके अंदर में दोनों सेम क्रोमैटिन भरे हुए दिख रहे हैं, ठीक है, सेम जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिकली सेम दो अलग अलग हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सामने न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक। ये कहानी आप समझ गए कि डिवीजन हमारे अब तक हमने क्या, अच्छा इस कहानी में हमने क्या, सिर्फ हमने क्या है, न्यूक्लियस को डिवाइड किया। अभी हमने पूरी सेल को डिवाइड नहीं किया, हमने सिर्फ अभी न्यूक्लियस को डिवाइड किया। अब हम सेल को डिवाइड करेंगे जब हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे साइटोकाइनेसिस में, ठीक। अब साहब थोड़ा इसको और आसान भाषा में समझते हैं कहानी की तरह, ठीक है। तो इसके पहले वाली कहानी में हमने आपको बताया था कि गंगा गांव गया, शादी की तैयारी घूम घूम के हुई और मजा आया, ठीक है। मजा का मतलब एम फेज, ठीक है, मजा मतलब एम फेज, जब शादी की तैयारी। इसके बाद हमने आपको बताया था कि दुल्हन हमें किस दिन दिखती है, दुल्हन हमें दिखती है शादी के दिन मतलब एम फेज में, ठीक है। तो एम फेज में साहब हमारे अलग अलग फेजेस हमने बताए। तो पहली बार साहब हमें कब दिखे दुल्हन, मतलब हम समझ लीजिए कि क्रोमोजोम, दुल्हन मतलब हमने बताया था वहाँ पे क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम साहब हमें पहली बार कब दिखा, यहाँ पे प्रोफेज में दिखा, ठीक है। उसके बाद साहब बट क्लियर कब दिखा, वो दिखा मेटाफेज में, ठीक है। उसके बाद साहब क्या हुआ कि क्रोमोजोम अलग अलग हो गया, वो कब हुआ, एनाफेज में। और टीलोफेज में क्या हुआ, दो अलग अलग पक्षों में बट गया, ठीक है, थोड़ा यहाँ गया बट लग गया। तो इसको साहब समझिए, हमारे यूपी बिहार में साहब क्या होते हैं, जब शादियाँ होती है ना, तो शादियों में साहब एक प्रथा होती है, शायद आप जानते होंगे, कि जब द्वार चार के लिए बारात हमारे घर पे, मतलब लड़की वधू पक्ष के घर पे बारात जब जाती है, तो लड़की जिसकी शादी होती है साहब, वो दूल्हे के ऊपर अक्षत फेंकती है, तो कुछ लोग देख लेते हैं चोरी से, ठीक है। तो मतलब लड़की जो पहली बार दिखती है वो कहाँ दिखती है, वो दिखती है बारात के दिन। भाई दुल्हन कहाँ दिखेगी, बारात के दिन। तो पहली बार वो दिख जाती है अक्षत फेंकते हुए। हमारे यूपी बिहार में ऐसा होता है कि लड़की पहली बार लड़के के ऊपर, दूल्हे के ऊपर, अपने स्वामी के ऊपर अक्षत फेंकते दिख जाएगी, ठीक है। तो वो कुछ लोग दिखते, बट वो पूरी नकाब में होती, दिखती नहीं है आपको, ठीक है, वो नकाब में होगी। तो मतलब पहली बार वहाँ पे दुल्हन की आपको दिख जाएगी प्रोफेज में, ठीक है। बट क्लियर आपको कब दिखेगी, जब द्वार चार के बाद आगे का प्रोसेस होगा जयमाला का। जयमाला में आपको क्या दिखेगी, वो क्लियर दिखेगी। और जयमाला के बाद कभी वो आपको क्लियर नहीं दिखेगी, कभी वो पल्लू में दिखेगी, उसके बाद विदाई के टाइम वो अलग दिखेगी, ठीक है। तो मतलब प्रोफेज में क्या होगा साहब, वो अक्षत से आप रिलेट करिए कि जब शादी होती है तो अक्षत छीटने के लिए क्या होती है, अक्षत फेंकने के लिए लड़की छत पे अपने आती, घर की छत पे, तो वहाँ से वो लड़के के ऊपर अक्षत फेंकती है, तो वहाँ से लड़का उसको पहली बार देखता है। तो वो क्या होता है, मतलब आप समझिए कि पहली बार जो हम क्रोमोसोम देखते हैं वो किसमें देखते हैं, प्रोफेज में। मतलब कि पहली बार जो लड़की दिखती है वो कहाँ दिखती है, प्रोफेज में, ठीक है, वो अक्षत छिड़कते टाइम। उसके बाद दूसरी बार साहब की प्रोफेज के बाद होती है साहब द्वार चाँद के बाद अगली रस्म आती है साहब, वो होती है मेटाफेज, ठीक है। मतलब कि मेटाफेज को आप रिलेट करिए माल्यार्पण से, ठीक है। मेटाफेज को आप रिलेट करिए माल्यार्पण से, माल्यार्पण मतलब जयमाला से, ठीक। तो जब आप देखिए जयमाला का स्टेज होता है तो वहाँ पे लड़की जिस ड्रेस में आती है वो उस ड्रेस में शायद कभी नहीं सजी होती है, कहते हैं ना दुल्हन की तरह सजी हुई है, मतलब उस ड्रेस में वो कभी नहीं सजती, उस ड्रेस में शायद पहली बार ऐसी दिखती भी है। क्योंकि उसके बाद फिर वो अगर ग्रामीण क्षेत्रों से है तो क्या हो गया कि पर्दे नकाब वकाब में होने लगे, उस मतलब ऐसे पहनावे फिर वो कभी सज नहीं पाती होगी। मतलब अपनी शादी में कहते हैं ना दुल्हन की तरफ सज, बहुत ज़्यादा वो समझ रहे ना क्या मेकअप हो जाता है। तो मतलब एकदम क्लियर आपको कब दिखेगी दुल्हन, तो आपको दिख गई थी अच्छा छटकते हुए, बट क्लियर आपको कब दिखी साहब, क्लियर आपको दिखी कब, जयमाला में। सभी ने मिलके मन लगा के देखा, साथ में उसकी फ्रेंड्स वगैरह को भी देखा, ठीक है। तो आपने क्लियर कब देखा साहब, देखा कि जयमाला में, ठीक है। इसके बाद साहब देखिए कि जयमाला होने के बाद साहब लड़का जनवासे आपने सुना होगा, जहाँ पे बारात पक्ष को ठहराया जाता है, हमारे यहाँ यूपी बिहार में उसको कहते हैं जनवासा, ठीक है। तो क्या होगा साहब कि बारात ठहरने के बाद, मतलब जयमाला होने के बाद लड़की अपने घर में चली, ऐसा तो नहीं कि लड़की जयमाला में आ जाएगी। हमारे यहाँ शादी तभी कंप्लीट हो जाती है जब
उसको 7 फेरों में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अगर आप हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं, किसी भी धर्म से शादी करते हैं, तो पहले कुछ पूजा पाठ होते हैं, उसके बाद जो है शादी को सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धतियों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो साहब क्या होता है कि जयमाले को हम क्लियर शादी नहीं बोलते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जब तक कि आप 7 फेरे वेरे ना ले ले, फूफा उफा ना गुस्सा है, तब तक शादी क्लियर नहीं मानी जाती। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा साहब, जयमाला के बाद लड़का अपने घर चला जाए, मतलब जनवासे चला जाएगा और लड़की अपने घर में चली जाए। ऐसा थोड़ी ना कि लड़की जनवासे आ जाएगी, लड़की अपने घर में जाएगी, लड़का जनवासे आएगा। तो मतलब क्या होगा साहब, एना फेज में दोनों क्या हो जाएंगे साहब, अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साहब, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो जाएंगे। बट साहब आगे वाली फेज क्या होगी, सुबह टीलो फेज, उसमें क्या होगी साहब कि 2C मतलब 2 अलग अलग क्रोमोसोम, हमने 2 अलग अलग जेंडर बताए थे आपको। ठीक है, तो 2C मतलब कि लड़का लड़की एक साथ अपने घर चले जाएंगे और कुछ बाराती और उसकी जो गया था गंगा था उसके सब बहन की दोस्त तो सब अपने घर रुक जाए। ऐसा तो नहीं कि गंगा के घर में से मर्द मर्द रुकेंगे या बारात वाले में से मर्द मर्द रहेंगे, दोनों जेंडर है ना, मेल फीमेल दोनों रहेंगे। ठीक है, तो मतलब ये है साहब कि यहाँ पे हम आप रिलेट करिए। प्रोफेज मतलब कि लड़की ने अच्छे छिड़का पहली बार देखी। मेटाफेज मतलब क्या साहब, माल्यार्पण जयमाला हुआ, जो में लड़की बहुत अच्छी दिखी और क्लियर विजिबल हुई। मतलब अगर लड़की को क्लियर देखना हो तो कहाँ देखिए आप, माल्यार्पण में, मतलब जयमाला में लड़की क्लियर दिखी। इसके बाद साहब कभी वो क्लियर नहीं दिखती है, उसके बाद वो नकाब में दिखेगी, दुपट्टे, मतलब उसके बाद वो तो शादी के बाद फिर अलग ही होता है साहब, समझ रहे हैं। उसके बाद साहब हमने बताया कि उसके बाद क्या होता है, जयमाला होने के बाद लड़की अपने घर में जाती है, लड़का जनवास से जाता है। मतलब वो क्या, एना फेज में अलग अलग दोनों को डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक, पास लाया जाता है, पास यहाँ दोनों दिखे, यहाँ लड़की पहली बार दिखी, इसके बाद मेटाफेज में दोनों को पास लाया गया, एनाफेज में दोनों को दूर कर दिया गया, जनवास से और लड़की अपने घर। टीलोफेज में क्या हुआ, दोनों को फिर साथ ला के अलग अलग कर दिया गया, दोनों को साथ ला के फिर एक साथ भेज दिया गया। ठीक है, तो लड़की भैया अपने कहाँ जाएगी, ससुराल चली जाएगी, और लड़के जो गंगा के घर पे कौन रुकेगा, लड़की की दोस्त रुकेंगे और भी जो उसके चाचा मामा ताऊ फूफा जो भी आएंगे वो रुकेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कैसे था। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझाया। प्रोफेज मतलब ये समझ लीजिए कि पहली बार दिखना। मेटाफेज मतलब क्या होगा, पहली बार क्लियर दिखना। ठीक है, क्लियर दिखना। एनाफेज में क्या होगा, ब्रेक होना, डिवाइड होना। और टेलोफेज में जो चीज़ें प्रोफेज में खत्म गई थी वो चीज़ें वहाँ पे डिसअपियर हुई थी, वहाँ पे रीअपियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमने आपको बताया आज माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। फिर से एक बार अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने सेल को डिवाइड नहीं किया है, अभी हमने क्या किया, सिर्फ न्यूक्लियस को डिवाइड किया। अभी हमने किसको डिवाइड किया, न्यूक्लियस को, मतलब साइटोप्लाज्म को अभी हमने डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, तो मतलब समझ गए ना आप कि हमने अभी सिर्फ सेल के न्यूक्लियस को डिवाइड किया है। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से याद कर लीजिए, शादी अच्छे छिड़कना पहली बार दिख रही, इसके बाद जयमाले में दिखी, इसके बाद तीसरी बार क्या हुआ, जनवासे में अलग अलग चल गए, उसका चौथी बार सुबह बिलाई विदाई हो गई, 2C अलग अलग इक्वल इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, 2 जेंडर आए थे बारात में, 2 जेंडर चले भी गए अलग अलग। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।